हेलो बच्चों, आप लोगों को टेंथ क्लास का कौन क्लास का टेंथ क्लास का फिजिक्स बताने जा रहा हूँ, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपको हम मतलब क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसका हम आंसर क्लियर करके आपको बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब है, लेकिन मेरे वॉइस को आवाज़ को सुनिएगा तो आपको संतुष्ट हो जाइएगा, समझकर संतुष्ट हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, इसको मेरे आवाज़ को सुनकर नोट्स भी बना सकते हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 बाई करके सबका आपको नोट्स की तरह हम समझा देंगे। ठीक है ना, इसलिए पूरा शुरू से अंत तक ले वीडियो जरूर देखिएगा। एक थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा। एक बार में ना समझ में आया तो दो बार थोड़ा सा रोक कर देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चल, पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, 10th क्लास। ठीक है, आपको समझिए, हम आपको फेयर द्वारा समझाने जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परिचय दें। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परिचय दें। ठीक है, प्रकाश का परिचय दें। देखिए हमारा फेयर किस तरह है, देखिए इस तरह फेयर है, बहुत अच्छा फेयर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का परिचय दें। आप लोगों का फेयर भी वीडियो के द्वारा हम डाल देंगे। ठीक है, और ऐसे भी मेरा जो बोलेंगे उसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश का परिचय दें। देखिए जैसे लिखा है प्रकाश का परिचय दें, तो प्रकाश का परिचय दे लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, सहायता करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बताओ 3 × 10 के निर्वात का मतलब क्या होता है? सब बहुत लड़का का कंफ्यूजन होता है, निर्वात मतलब होता है क्या? निर्वात मतलब होता है कि जहाँ पर हवा ना हो, और जब हवा ना हो उस वक्त प्रकाश की चाल देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब समझ लिए कि 3 × 10⁸ मतलब 10 के पीछे, मतलब 3 के पीछे 8 × 0 इतना लगा रहता है। ठीक है ना, तो प्रकाश की क्या है और प्रकाश का परिचय क्या है कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए, सिंपल है, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है, वही चीज है। ठीक है, तो मेरा बोला हुआ आप लोग पहली बार बोलेंगे उसको पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, डाउट? अगला क्वेश्चन है किरण एवं किरण पुंज क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, किरण एवं किरण पुंज क्या है? किरण क्या होता है? देखिए एक लाइन क्या है वो किरण हुआ, और किरण पुंज क्या है? एक एक लाइन ऐसे नहीं, 10 लाइन का वो किरण पुंज होता है। ठीक है, एक लाइन गया उसको किरण बोलते हैं, एक से अधिक लाइन गया उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन सुन लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, चित्र अपना बना लीजिएगा। ठीक है, चित्र बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। लिखिए किरण दीप्त वस्तु को निकलकर प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। मतलब जो वस्तु, मतलब दीप्त वस्तु से निकलकर, कोई वस्तु से निकलकर, मान लिया कहीं कोई भी वस्तु से निकलकर, मान लिया मोमबत्ती है, मोमबत्ती से निकलकर, ठीक है, वस्तु से निकलकर जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? एक रास्ता से गया, मतलब उसके हजारों लाखों जाता है, लेकिन एक रास्ता से गया उसको किरण कहते हैं। और यही चीज किरणों का समूह, मतलब वही चीज, यानी मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है, उससे अनेकों किरण निकल रहा है, उसको किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, ऐसे हम पढ़ेंगे, चित्र पर बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारकर चित्र बना लीजिएगा, ऐसे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लिखा है जब एक माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरणें, मतलब एक माध्यम, देखिए जब एक माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम, देखिए एक माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम में, ठीक है, किसी दूसरे माध्यम में टकराती है। दूसरे माध्यम, एक माध्यम से लेकर दूसरा माध्यम ये हुआ, मतलब यहाँ से आकर ये हुआ, दूसरा माध्यम ये हुआ, टकराती है, तो प्रकाश के कुछ भाग पहले माध्यम में, ये मतलब इसी माध्यम में, ठीक है, लौट जाता है। अब प्रकाश की किरणें इस क्रिया को प्रकाश क्या बोले, पहले माध्यम में लौट जाता है। प्रकाशशील किरण के इस क्रिया को
प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, सिंपल सोचिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आकर किसी दूसरे माध्यम में चल जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया है, आप लोग चित्र द्वारा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, लिख लीजिए, सुन लीजिए। वह सतह जिससे प्रकाशीय किरणें के सभी दिशाओं में नियमित परिवर्तक होता है और नियमित परिवर्तन होता है, उसे दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, मान लिया ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये क्या हुआ? दर्पण हो गया मान लिया जाए। तो यहाँ पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से भी परिवर्तक होगा, 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 यहाँ से भी परिवर्तक, सभी जगह से परिवर्तक होगा, यहाँ सब जगह से परिवर्तक होगा, उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण माने ऐनक, क्या बोला? ऐनक, समझ में आता ना भोजपुरी भाषा में, समझ लो। ठीक है, सभी जगहों से परिवर्तक होता है, सभी जगहों से यहाँ पर गया, यहाँ से आकर परिवर्तक, यहाँ से परिवर्तक, उसी को दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन किस तरह लिखिएगा आप लोग? वह सतह जिससे प्रकाशीय किरणें का सभी दिशाओं में नियमित परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करते हैं। बहुत भी क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान सुनिएगा। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण में अंतर और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब ये वो अंतर हो गया, मतलब कहे का अर्थ, कहने का अर्थ है कि एक आदमी का दो नाम होता है ना, तो वही दो नाम है। बोला जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी, उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी। कहने का अर्थ है, देखो ध्यान सुनो, अपसारी में 4 अक्षर है, अभिसारी में भी 4 अक्षर है। ठीक है, लेकिन दोनों में अ है, इसमें प आ रहा है, इसमें भ आ रहा है, तो प पहले आ रहा है। देखो उत्तल में, अवतल में, उत्तल 3 अक्षर का है, अवतल 4 अक्षर का है, तो इसको मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो सर ट्रिक लगा सकते हैं हम, उत्तल में ट्रिक लगा सकते हैं कि जो अ प, जो पहले आएगा प, वो छोटका होगा, छोटा भाई होगा, अब जो बाद में आएगा वो बड़ा भाई होगा। जैसे प में प पहले आता है तो मतलब छोटका भाई होगा, और जो बड़ा होगा, जैसा अवतल बड़ा भाई है तो वो भ होगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला बोला है, उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह उठा होता है। परिवर्तक सतह उठा होता है का मतलब क्या होता है जी? उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह उठा होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, उत्तल दर्पण ऐसे बना होता है। ठीक है, ड्राइंग बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। परिवर्तक सतह, देखिए ये पेंट किया गया है, ये क्या किया गया है? पेंट किया गया है, पीछे से पेंट किया है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो ये देखिए ये भाग उठा है कि नहीं उठा है? ये परिवर्तक सतह हुआ। ये कौन दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। ये पीछे पेंट किया गया है। ठीक है, तो यही बोला उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह उठा होता है। और यही अवतल दर्पण का क्या होगा ना, अब देखिए अवतल दर्पण में सीधा होगा कि जिधर धासा होगा, और धासा होगा कैसे भी? अब इधर पेंट होगा। अब बताइए इधर पेंट होगा तो ये धासा भाग है कि नहीं है? ये परिवर्तक सतह हुआ, ये इधर से लाइट आया, इधर से गया, तो ये परिवर्तक सतह धासा होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए अंतर क्या हुआ? उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह उठा होता है, अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह धासा होता है। परिवर्तक सतह समझ में आया? ये जो पेंट किया हुआ ना, पेंट का अपोजिट, तो देखिए ये धासा हुआ भाग है कि नहीं है? इसके अपोजिट मान लिया इधर ना पेंट करके इधर किए, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, तो ये उठा है कि नहीं? है इसके अपेक्षा उठा है कि नहीं उठा है? दिखाई दे रहे हैं। अगला लिखा है, उत्तल दर्पण के भीतरी भाग पर कलाई होता है। देखिए बात, उत्तल दर्पण के भीतरी भाग में देखो इधर कलाई किए हैं, उत्तल दर्पण के भीतरी भाग में कलाई किए हैं। देखो ये भीतरी भाग में कलाई है ना, पेंट है, वो उठा हुआ है। अवतल दर्पण में क्या करेंगे? बाहरी भाग कलाई करेंगे, इधर से पेंट करेंगे। उसके बाद बोल रहा है, ठीक है, बस इतना ही, 3 वर्ड लिख लीजिएगा चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। निम्नलिखित माने क्या होता है? नीचे लिखा हुआ, तब परिभाषित करना है ध्रुव को, वक्रता केंद्र को, मुख्य अक्ष को, वक्रता त्रिज्या को, द्वारक को। ठीक है, ये चारों को परिभाषित करना है। ठीक है, ध्रुव क्या होता है सुनिए। ठीक है, मान लीजिए दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, दर्पण के इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको P से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। अब डिफिनेशन कैसे लिख गया? दर्पण के परिवर्तक सतह,
के ठीक मध्य परावर्तक सतह, ये देखिए परावर्तक सतह मान लीजिए ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसके ठीक मध्य मध्य ये हुआ, ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। मध्य बिंदु को क्या कहें हम? ध्रुव कहा जाता है। इसे पी से सूचित करते हैं, अपना अपना जो सूचना है सूचित करते हैं, ठीक है ना। चित्र बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है जी? दर्पण के वक्र सतहों के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ध्यान सुनो, दर्पण के वक्र सतहों के केंद्र के दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। ये देखिए, ये मान लीजिए पूरा हो गया वृत्त, इसको आधा काट दिया, तो इस काटने वाले को भाग को, ये बीच वाला जो भाग है ना, बीच मतलब ये तो होगा पूरा, ये भाग हुआ तो पूरा के आधा भाग ये बीच बीच होगा ना, ये केंद्र भाग हुआ, ये केंद्र भाग हुआ ना, ये यहाँ से ये भाग केंद्र हुआ, तो ये मान लीजिए मिटा दिए, तो इस भाग को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। इस भाग को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे, ठीक है ना। समझ में नहीं? हम ये पूरा एक वृत्त जैसा हुआ, तो चारों ओर बराबर होगा, तो इस भाग को यहाँ से मान लीजिए दर्पण बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? बीच की दूरी का ना, उस चीज को कहेंगे, वहां पर जो है ना उसको कहेंगे केंद्र, ठीक है। अगला लिखा है, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, दर्पण के वक्र सतहों के केंद्र को दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है जी? दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मिलाने वाली किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव क्या है? ये दर्पण के ध्रुव ये है, एवं वक्र सतह, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र ये है, बोले ना अभी में वक्रता के, दोनों को मिलाने वाली को क्या कहते हैं? दोनों को मिलाने वाली को क्या कहते हैं जी? मुख्य अक्ष। मिलाने वाली किरण को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ से लेकर ये मिलाने वाली किरण को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अगला लिखा है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र मतलब ये, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस चीज को ध्रुव कहते हैं, इस चीज को केंद्र कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अगला सुनो जी, अगला क्या है? द्वारक क्या किसको बोलते हैं? दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ये यहाँ हुआ, ये हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। देखिए ये दर्पण हुआ, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिया? दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ये दर्पण इतना चौड़ा हुआ, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन लिखोगे, वस्तु बिंदु से आ रही किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान सुनिए, मान लीजिए दर्पण है, इधर से आएगा, इधर आया, ठीक है, यहाँ से आया प्रकाश, यहाँ पर कटा, ठीक है, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर आया, कटा। तो कहने का अर्थ है इस जगह पर जो मिलेगा, दोनों बीच कटा होगा, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में कि नहीं आया? इस जगह को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद है जी, तब डिफिनेशन क्या लिखा? वस्तु बिंदु से आ रही किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, मतलब समझते हैं। मान ले, देखिए ये क्या बोलते हैं, इधर पीछे पेंट किया गया है, तो कभी कभी होता है ना, प्रतिबिंब आगे नहीं बनता है, पीछे बनता है। तो मान ली ऐनक के दीवार ऐनक है, इसके पीछे हमको कोई दिखाई देगा तो नहीं होगा, तो क्या होगा? मान लिया जब हम ढेला मारेंगे तो हम बताएंगे ना कि तू यहाँ पर गिर सकता है, अंदाज बताएंगे, तो वहां पर उस चीज को हम बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने चित्र बनना। प्रतिबिंब माने क्या बोला? चित्र बनना। तो चित्र कौन सा जगह बनेगा? एक वस्तु मतलब क्या बोलते हैं, ऐनक पर जाएगा, परिवर्तन होगा, फिर एक हो जाएगा, परिवर्तन होगा,
अब परिवर्तन या अपवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब क्या होता है, यहाँ पर गया, यहाँ पर आकर परिवर्तन हुआ। अपवर्तन क्या, इसी पर गया, इसी पर अपवर्तन हुआ, ठीक है ना। और जहां पर कटा वो प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो कहने का पीछे जाकर कटे, पीछे जाकर कटे उसे क्या कहते हैं, पीछे जाकर तो प्रतीत होता है। और जब आगे कटे ना, आईना के आगे कटे तो प्रतीत नहीं, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। प्रतीत मतलब हम अंदाज से बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब अनेकों चित्र आप देख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में, ठीक है। कि पीछे पीछे डॉट डॉट करके बनाया जाता है, ठीक है। आगे सुनिए जी, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? आओ तो 5 मिनट बोला ना। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ध्यान सुनिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। साथ ही इसका परावर्तक सतह उभरा होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र विशाल होता है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? साइड मिरर, साइड मिरर क्या होता है? आप बाइक चलाते होंगे, बाइक चलाते हैं तो बाइक के साइड में जो लगा दर्पण ना, उसको साइड मिरर बोलते हैं। बाइक चाहे बड़ा बड़ा ट्रक जो भी चलाते हैं तो बगल में साइड में लगा रहता है ऐनक, उसको साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो उस ऐनक में गुण होता है ये कि पीछे वाला कोई वस्तु है, पीछे वाला कोई वस्तु है, ऐनक तो छोटा है लेकिन पीछे वाला वस्तु बड़ा है, उस बड़ा चीज को छोटा करके एडजस्ट करके वो दिखा दे कि कैसे आ रहा है, कितना दूरी पर है। उत्तल दर्पण के ही काम है। क्या काम है? उत्तल दर्पण का काम है कि उस बड़ा चीज वस्तु को कहाँ कैसे उसको अपना एंगल पर बता दे कि हाँ ये आपके पास इतना दूरी पर है, ये है, वो है, ये आ रहा है, ठीक है ना। वो बड़ा चीज है ना, लेकिन इतना छोटा है ना कि वो एडजस्ट कर लेता है, वही उत्तल दर्पण होता है। तो साइड मिरर में इसलिए किया था क्योंकि अच्छी तरह उस वस्तु को हम देख ले। ये ना कि ट्रक इतना बड़ा बा तो हाथी चुका ना बता, आधा बात देखिए ट्रक, आधा बात होकर मार दी ढाक, ऐसा नहीं। तो वो करने के लिए नहीं, ढक्का मार देगा तो जय श्री राम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, समझिएगा ना। अब वही उत्तल दर्पण का उपयोग कर देंगे तो हम क्या होगा, बढ़हन चीज, छोटहन चीज के बढ़हन क्या बोलते हैं, छोटे चीज को बड़े में दिखा, हजामती दर्पण के रूप में वो तो किया जाता है, उसमें नहीं छोड़ा ना। उत्तल दर्पण समझ लो कि उसको एडजस्ट करता है पीछे को वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक माने कल्पना, मतलब ये होता, मान लीजिए इसको ईटा के पीछे मारेंगे तो ये होगा काल्पनिक, मतलब काल्पनिक, सीधा, सीधा मतलब क्या हुआ, हम जैसे हैं वैसे सीधा, ठीक है। एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु मतलब क्या, ट्रक बड़ा है, छोटा हो गया, इसे बना। इसका परावर्तक सतह उभरा, मतलब ये जो परावर्तक सतह रहता है ना उत्तल दर्पण में, परावर्तक सतह देखिए, परावर्तक सतह उभरा रहता है, उठा फैला रहता है, ठीक है ना, उभरा रहता है। उभरा होने के कारण इसका दृष्टि विशाल, इसका दृष्टि क्षेत्र विशाल होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विशाल होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है जी, विशाल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये होता है। अब अवतल दर्पण प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया था, ध्यान सुनो। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच वस्तु के रखने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु से बड़ा बनता है। देखो जी, अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया था, ध्यान सुनो। अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया था कि जैसे हम दाढ़ी है, दाढ़ी छोटा छोटा है, इसको बड़ा कर दिखाने के लिए अच्छा सा बन जाए, ठीक है ना, इसलिए किया था। तो देखो, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखने पर काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, इसमें भी बड़ा दिखाई देता है। अतः चेहरे को अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच व्यवस्थित करने तथा छोटा दाढ़ी को बड़ा बड़ा दिखाई देना, देखो आ गया, दिखाई देता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसलिए अवतल दर्पण उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, मतलब छोटा छोटा चीज को बड़ा बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। अगला सुनो जी, दर्पण के चिन्ह पर पट्टी क्या है, सुनो, दर्पण के चिन्ह पर पट्टी क्या है। अब ध्यान सुनो, आप इसका ऐसा तो चित्र बनाए होंगे मैथ में, देखिए। अब दर्पण, ये मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण में ऐसा चीज होता है ना, इसके ऊपर इसके नीचे इधर इधर होता है ना। तब सुन लीजिए, दर्पण में ये दर्पण बनाकर, ये मान लीजिए दर्पण हो गया,
दर्पण बनाकर दर्पण से इधर कोई भी नापा जाता है ध्रुव से, कोई भी नापा जाता है क्या चीज ध्रुव से। तो ये दर्पण से इधर मापेंगे तो माइनस में कहा जाएगा, इधर मापेंगे तो माइनस में, इधर मापेंगे तो प्लस में, इधर मापेंगे तो माइनस में, इधर मापेंगे तो प्लस में, इधर मापेंगे तो प्लस में, और इधर मापेंगे तो माइनस में। अब सब कहां से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, दर्पण से ध्रुव से नापेंगे। मतलब दर्पण के इधर मापी गई दूरियां ऋणात्मक में, इधर मापी गई दूरियां धनात्मक में, ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक में, नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक में। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगला सुनो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही चीज लिखा गया है, जब इसको हम लिख सकते हैं, यानी नोट्स बनाना हो तो लिखोगे, लिखोगे सब। दर्पण के चिन्ह प्रॉपर्टी के अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं। पहला दर्पण के सभी दूरियां पी ध्रुव से नापी जाती है, पी से नापती है। आपतित किरण की दिशा अर्थात दर्पण के पीछे मापी गई दूरियां धनात्मक है, दर्पण के पीछे मापी गई दूरियां देखिए धनात्मक है, दर्पण के आगे मापी गई दूरियां ऋणात्मक है, दर्पण के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक है, दर्पण के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक है। वही चीज तो लिखा है, लिखना है। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या जी, समतल दर्पण उपयोग को लिखे, समतल दर्पण का उपयोग को लिखे। समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? अपने चेहरों को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब हम जितना बड़ा दिखाई दे उतना ही बड़ा दिखाई दे, उसके लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कपड़ा एवं आभूषण को दुकानों पर समतल दर्पण का उपयोग किया है। आभूषण उपकरण जो होता है ना, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कपड़ा उपड़ा है ना, उतना ही दिखाई देता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब बरोबर दिखाई देने के लिए। अगला क्वेश्चन, बिना स्पर्श किए उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण उपयोग की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है ना, तब ध्यान सुनो। बिना स्पर्श किए अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण की पहचान के लिए हम बारी बारी से अंगुली को दर्पणों के समीप ले जाएंगे तथा धीरे धीरे उसे दूर हटाते हुए उसमें बने प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। कहने का अर्थ है कि हम एक ऐनक लेंगे, ऐनक के सामने बारी बारी से अंगुली ले जाएंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कोई, देखो तब क्या होगा। पहली स्थिति सुनो, ये दर्पण के बना प्रतिबिंब वस्तु अंगुली के दर्पण से छोटा प्रतिबिंब, मतलब हमारा जितना अंगुली है उसमें छोटा दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना वो कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, क्योंकि बड़ा चीज को छोटा दिखाना है, मतलब बड़ा ट्रक का छोटा दिखा रहा है, वो उत्तल दर्पण काम है। ठीक है, दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु अंगुली से बड़ा होता है तो वो अवतल दर्पण है। मान लीजिए हम अंगुली रखे, मतलब वो ऐनक में हमारा अंगुली जितना है उससे बड़ा दिखे, जैसे दाढ़ी छोटा था उसको बड़ा दिखा रहा है, तो अवतल दर्पण में। यदि दोनों स्थिति में बराबर दिखाई दे, ये दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दिखाई दे, तो वो समतल दर्पण होगा। कहने का अर्थ है जितना मेरा अंगुली है उससे छोटा दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा वो उत्तल दर्पण है, उससे बड़ा दिखाई दे तो वो समझ लीजिएगा अवतल दर्पण है, या बराबर दिखाई दे तो वो है समतल दर्पण है। ठीक है, अब सुनिए, लेंस किसे कहते हैं? सिंपल है, लेंस किसे कहते हैं? डिफिनेशन लिखिए, किसी पारदर्शक माध्यम का वह रूप जो माध्यम से दो सतहों से मिलकर बना होता है, दो सतहों से मिलकर बना होता है। देखो जी, दो सतहों से मिलकर बना होता है। देखिए लेंस ऐसे बनता है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। ये इसको मिटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है ना, इसको यानी ऐसे रखिएगा, इसको ऐसे रखिएगा तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, और ये वाला भाग, ये वाला क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी पारदर्शक माध्यम का वह रूप जो माध्यम के दो सतहों से मिलकर बना हो, एक सतह दूसरा सतह से मिलकर बना होता है, जिसका एक सतह तथा अथवा दोनों सतहों का अनिवार्य रूप से वक्र मैंने काटा गया। देखो बीच से काटा गया, नहीं इधर से काटा गया कि नहीं काटा गया? ये काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? एक चाहे दोनों जन से काट रहे हैं, काटा गया हो, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें से हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अब ऐसे मिला दिए, ये बीच में पतला हो गया वो अवतल लेंस, जो बीच में मोटा हुआ उत्तल लेंस। ठीक है, अपना बना लीजिएगा, जिसके बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस, जो बीच का भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए पहले आंसर, जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में एक परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाशीय किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की से दूर भागती है। ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के बाद हवा में प्रकाश है, हवा में प्रकाश आने के बाद बीच में हम पानी डाल दिए, पानी में प्रकाश गया। तो देखिए सघन है विरल, सघन माने घना होता है, विरल माने छेयर होता है। विरल माने क्या होता है? छेयर। सघन माने घना होता है। तो बताओ छेयर में से घना में जाएगा तो क्या होगा? घना में जाएगा तो अपनी ओर आएगा, घना में से छेयर में जाएगा तो दूर भागेगा। समझो हम क्या बोलना चाहते हैं? जब घना में से छेयर में जाएगा तो दूर भागेगा, और जब छेयर में से घना में आएगा तो इधर आ भागेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। इस चित्र के द्वारा समझिए, इस चित्र को द्वारा समझिए। देखिए मान लीजिए एक विरल माध्यम हुआ, ये देखिए सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया है तो क्या हुआ? जाना चाहिए, देखिए जाना चाहिए इधर, जा रहा है किधर? इधर। जाना चाहिए इधर, जाना चाह रहा है किधर? इधर। ठीक है ना। और सघन से, देखिए सघन है, सघन से विरल में जा रहा है तो जाना चाहिए इधर, लेकिन जा रहा है किधर? इधर। जा रहा है किधर? इधर। मतलब जाना चाहिए इधर और आ रहा है इधर। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जब घना से, मतलब हवा है पानी, दोनों में कौन है? पानी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, सघन होता है, तो हवा से सघन में जाएगा तो क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा, सघन क्या हुआ? विरल हुआ हवा, हवा से पानी में जाएगा तो क्या होगा? दूर भागेगा, दूर भागेगा। और क्या बोलते हैं? सघन माने घना से छेयर में आएगा तो क्या आएगा? घना से छेयर में आएगा तो दूर भागेगा, और छेयर से घना में आएगा तो इधर आएगा। मतलब उसको टानने का कहने का अर्थ है ना कि कोई आदमी एकदम गर्मी में कुछ चाहिए है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक चेयर मिलेगा तो भागेगा। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कहने का अर्थ है कि कोई आदमी बहुत परेशान है, आए पूरा चेयर मिलेगा तो भागेगा दूर, और कोई आदमी पूरा चेयर में और एक बार खाना मिला तो नजदीक रह जाएगा ना, उसका वही बात है। ठीक है, यहीं पर कहने का। तो प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन सुनने की दबाना जाता है तो उसको भी दबा दें। ठीक है, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। बहुत बहुत देखिए, बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।